नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने 2025 के अंत तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया है। सरकारी समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2% रही, जो 6 तिमाही में सबसे ऊंचा स्तर है और मजबूत घरेलू मांग व निर्यात में सुधार को दिखाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम महंगाई, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, मजबूत एफडीआई और नए मुक्त व्यापार समझौतों ने अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी और अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद संभाला है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि प्रति व्यक्ति जीडीपी अभी भी कई विकसित देशों से काफी पीछे है और रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर निवेश जैसे क्षेत्रों में निरंतर सुधार जरूरी है ताकि तेज वृद्धि का लाभ समाज के निचले तबकों तक पहुंच सके। 2025 के बिग बैंग आर्थिक सुधार। सरकार 2025 को बड़े आर्थिक सुधारों का वर्ष बता रही है, जिसमें आयकर राहत, जीएसटी को सरल बनाने, बीमा पेंशन में एफडीआई उदारीकरण और श्रम कानूनों का एकीकरण प्रमुख कदम रहे। 4 नए लेबर कोड के लागू होने से 29 पुराने कानूनों को समाहित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य उद्योगों के लिए नियमों को आसान बनाना और औपचारिक रोजगार को बढ़ाना बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन सुधारों से दिवाली सीजन में रिकॉर्ड 6.5 ट्रिलियन रुपए की रिटेल बिक्री और 2025 में आईपीओ बाजार से $22 अरब से ज्यादा की पूंजी जुटने जैसे संकेतक दिखाई दिए हैं। आलोचक हावेवर ये भी कह रहे हैं कि मजदूर सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव को लेकर पर्याप्त बहस नहीं हुई, जबकि विपक्ष इसे कॉरपोरेट फ्रेंडली एजेंडा बता रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सरकारी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय की ताज़ा समीक्षा में कहा गया है कि 2025 के अंत तक भारत उच्च वृद्धि और निम्न महंगाई के दुर्लभ संयोजन के साथ साल समाप्त कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी वृद्धि के साथ महंगाई लक्ष्य दायरे में रही और चालू खाते का घाटा नियंत्रित स्तर पर बना रहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डिजिटल भुगतान, औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र की गतिविधि लगातार मजबूत बनी हुई है, जबकि ग्रामीण मांग में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। सरकार का अनुमान है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां अत्यधिक बिगड़ी नहीं तो आगामी वर्षों में भी 7% से ऊपर की वृद्धि दर संभव है। हालांकि जलवायु जोखिम, वैश्विक व्यापार तनाव और तेल कीमतों को प्रमुख चुनौतियां माना गया है। यूपीएससी और पारंपरिक विश्वविद्यालयों पर संजीव सैन्याल की टिप्पणी। आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सैन्याल ने एक कार्यक्रम में कहा कि यूपीएससी जैसी पारंपरिक परीक्षा प्रणाली और वर्तमान विश्वविद्यालयों मॉडल एआई और ऑटोमेशन के दौर में आउटडेटेड हो चुके हैं। उनके मुताबिक सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में ऐसे ढांचों की जरूरत है जो रटकर याद करने की बजाय विश्लेषणात्मक सोच, तकनीकी कौशल और मल्टी डिसिप्लिनरी क्षमता को बढ़ावा दें। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई, जहां एक वर्ग इसे सिविल सेवा सुधार की दिशा में जरूरी सोच बता रहा है, जबकि कई अभ्यर्थियों व शिक्षाविदों ने इसे लाखों युवाओं की मेहनत को नजरअंदाज करने वाला बताया। सरकार की ओर से औपचारिक रूप से कोई नीति परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बयान को संभावित भविष्य सुधारों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर भारत में घना कोहरा, हवाई यात्रा प्रभावित। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई शहर घने कोहरे की चपेट में हैं, जिससे सुबह के समय उड़ानों और ट्रेनों की सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। एयरलाइनों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले एसएमएस और ऐप पर फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से कई उड़ानें रद्द या लंबे समय के लिए विलंबित हो रही हैं। रेलवे ने भी अनेक ट्रेनों के समय में बदलाव और देरी की सूचना दी है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर अतिरिक्त पेट्रोलिंग और स्पीड लिमिट लागू की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ेगा और स्कूल ऑफिस समय में भी परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बयान पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान द्वारा भारत में कथित अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर टिप्पणी करने के बाद विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामाबाद के निकृष्ट रिकॉर्ड की याद दिलाई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को उपदेश देने से पहले अपने देश में जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों पर हमले और राजनीतिक दमन जैसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए।
भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसलने वाला राज्य है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रखता। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच तीखे बयानबाजी का यह दौर आगामी कूटनीतिक वार्ताओं में तनाव बढ़ा सकता है। हालांकि व्यापार और मानवीय मुद्दों पर बैक चैनल संवाद जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। बांग्लादेश में भारतीय वर्क परमिट पर विवाद। बांग्लादेश के एक कट्टरपंथी समूह ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वह देश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों को दिए गए वर्क परमिट रद्द करे। रिपोर्टों के मुताबिक यह समूह ओस्मान हादी हत्याकांड के मामलों की जल्द सुनवाई और सजा की भी मांग कर रहा है, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। ढाका सरकार ने आधिकारिक टिप्पणी से बचते हुए कहा है कि वह कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखे हुए है और किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मामला भड़कता है तो भारत बांग्लादेश संबंधों और सीमा पार रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जबकि दोनों देश कूटनीतिक चैनल के जरिए स्थिति को शांत करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में चिनाब पर नया जलविद्युत प्रोजेक्ट मंजूर। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जिसे सरकार स्वच्छ ऊर्जा व क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण बता रही है और इससे हजारों स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारत पर वाटर वेपनाइजेशन यानी पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हालांकि विशेषज्ञों याद दिला रहे हैं कि ऐसी परियोजनाएं सिंधु जल संधि के तहत अनुमेय है, भले ही संधि पर औपचारिक वार्ता वर्तमान में रुकी हुई हो। भारत ने दोहराया कि वह अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन कर रहा है और पड़ोसी देशों की चिंताओं पर तकनीकी स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही परिभाषा पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की पहले तय की गई कानूनी परिभाषा पर रोक लगाते हुए मामले की समीक्षा के लिए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि पिछली समिति में नौकरशाहों का प्रभुत्व था और पर्यावरण विज्ञान के स्वतंत्र विशेषज्ञों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, जबकि अरावली क्षेत्र में खनन, रियल एस्टेट और वनों की कटाई से जुड़े फैसलों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। नई समिति अरावली की पर्यावरणीय संवेदनशीलता, भू आकृति और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए ऐसी परिभाषा सुझाएगी जिसे विकास और संरक्षण के बीच संतुलन के रूप में स्वीकार किया जा सके। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे हरियाणा, राजस्थान सहित पूरे क्षेत्र में अवैध खनन और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई मजबूत हो सकती है। आरबीआई की डिजिटल पेमेंट फ्रॉड पर चेतावनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को अलर्ट जारी करते हुए यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों में बढ़ते धोखाधड़ी मामलों पर चिंता जताई है। हाल के तिमाही आंकड़ों में साइबर फ्रॉड और फिशिंग से जुड़ी शिकायतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, खासकर फेस्टिव सीजन के दौरान जब ऑनलाइन लेन देन का वॉल्यूम रिकॉर्ड स्तर पर था। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहक वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं को और मजबूत करें, रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को बेहतर बनाएं और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत ब्लॉक की व्यवस्था रखें। साथ ही ग्राहकों को अनजान लिंक, स्क्रीन शेयरिंग ऐप और केवाईसी अपडेट के बहाने कॉल करने वाले फ्रॉडस्टरों से बचने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।